नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान की सरकार इन दिनों इस कदर डर के साए में जी रही है कि खुद वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के हमले को लेकर अपना डर बार बार बयां कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है और हम सबसे ज्यादा अलर्ट है, पर पाकिस्तान को ये अंदाजा कभी नहीं हो सकता कि इस बार भारत की तैयारी कैसी है और भारत इस बार क्या करेगा। बड़ी अपडेट आपको बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सबूत उतने ही ज्यादा इकट्ठा होते जा रहे हैं। गिरफ्तारी आरोपी आतंकियों से पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब 23 अक्टूबर 2022 के कोयंबटूर कार सुसाइड बम ब्लास्ट, 20 नवंबर 2022 के मैंगलुरु ऑटो रिक्शा ब्लास्ट और 1 मार्च 2024 के बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से भी दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़ गए हैं, जो काफी चौंकाने वाला है। मतलब सोचिए ये कितना बड़ा गिरोह, कितना बड़ा नेटवर्क और कितनी बड़ी साजिश है। साथ ही खबर तो ये भी सामने आई है कि चीन पाकिस्तान को 8 नई हंगोर क्लास की पनडुब्बी दे रहा है। तो पाकिस्तान चीन के साथ क्या डील कर रहा है, इसको भी आपको बताएंगे। तो क्या चल रहा है पाकिस्तान पे, इस पर चर्चा के लिए ज्यादा डिटेल्स के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब तो ये साउथ से भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, क्या क्या डिटेल्स अब तक आई है? देखिए, डिटेल्स और जो जांच का जो रास्ता साफ साफ बनता दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि वही लोग जो शाहीन बाग को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, कौन? पीएफआई, जिसे बैन किया गया, वो पाकिस्तानी जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा और आईएसआई के साथ मिलकर हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर इस तरीके का मॉड्यूल क्रिएट किए हुए थे। दे वर जस्ट वेटिंग। आपने शाहीन बाग के बाद यूपी के अंदर कई सारे ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान कई सारे स्लीपर सेल्स को हमने पकड़ा। आपको याद होगा कि कैसे आईआईटी से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति गोरखपुर के मंदिर में घुस गया था और उसके बाद वो नेपाल भागने की कोशिश में था। तो ये सारी चीजें जो धीरे धीरे करके खुल के सामने आ रही हैं, वो हिंदुस्तान के लिए एक डराने वाली खबर है। ये सेकुलरिज्म का कंटी माला जपने वाले लोगों के चेहरे पे ये तमाचा है, गंगा जमनी तहजीब की बात करने, क्योंकि अब तो ये दिख रहा है साफ साफ कि समाज के अलग अलग वर्ग से ये ठीक वैसा ही कुचक्र जो 2006 से 2010 के बीच जो लगातार सीरियल ब्लास्ट होते थे, तो ये सिमी का इंडियन मुजाहिदीन वो एक्शन में था। अब सिमी बन गया पीएफआई और पीएफआई के कारकुन जो हैं अब इस तरीके के चीजों को अंजाम दे रहे हैं। मॉडल वही है, लोग भी वही हैं, एजेंसी भी वही है, सिर्फ धमाका करने का और अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का तरीका इन्होंने बदल लिया है। तो ये जो अचानक से आईबी एक्टिव हुई, एनआईए को लाया गया, अमित शाह लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि एक घर के अंदर एक ओवरहॉलिंग की जरूरत है, क्योंकि अब तो ये साफ हो गया तुर्की और पाकिस्तान का हाथ इस बॉम्ब ब्लास्ट में है। अब जैसे जैसे लोग पकड़े जा रहे, इसमें बहुत सारे लोग वो हैं जो पकड़े गए, उनको वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें भी कहा गया था, हमने नहीं माना, ये लोग ये ऐसे करते। ये बहुत सारी जानकारियां जो एजेंसियों के पास है वो अब तक न मीडिया या बाहर रखा गया है, लेकिन एक ऑल इंडिया लेवल पे ऑपरेशन जारी है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि देश के अंदर ही लोग रह के इस तरह की खतरनाक साजिश रचते हैं और लिंक सीधा सीधा पाकिस्तान और तुर्की से निकल रहा है। ये लिंक जो सामने आया है, इसके खिलाफ अब क्या बड़े एक्शन की तैयारी है? देखिए, 2 तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। हाँ। इस बीच जो एनआईए को जानकारी मिली और उस जानकारी के बाद कार्रवाई शुरू हुई है, उसमें एक तो सबूत इकट्ठा किया जा रहा है कि एक नहीं कई जगह पर अगर इसी तरह के ब्लास्ट हुए हैं तो सबके तार पाकिस्तान में जुड़े हुए हैं। लश्कर से
जुड़ा हुआ है, जैश से जुड़ा हुआ है। यानी कि एनआईए एक फाइल तैयार कर रही है जो ये पुख्ता तरीके से पूरी दुनिया को बता सके कि ये रेगुलर भारत के खिलाफ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं। एक बार हमला नहीं करता, बल्कि ये बड़े हमले की भी तैयारी कर रहा है और आगे ऐसे ही जिहाद की फैक्ट्री में ये लोग प्रोडक्शन करता रहेगा। मतलब भारत एक फाइल तैयार करे जिसमें उसे एक पुख्ता जानकारी मिले कि नहीं, अब पाकिस्तान या तो इन लोगों पर अंकुश लगाए या फिर हम अंतिम अटैक प्रहार करने की तैयारी करेंगे। छोटे मोटे हमले नहीं है, बल्कि जब तुम लगातार हमारे खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करते रहोगे, आतंकी हमले करते रहोगे, तो हम कब तक एक एक हमले का इंतजार करके एक एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या ऐसे कोई और स्ट्राइक करते रहेंगे। एक बार फुल फ्लेज वार होना चाहिए। ये एनआईए का एक काम है। दूसरे तरीके से इस पूरे जांच के दौरान जितने जगह पर जांच हुई, इसमें पता चल रहा है इन लोगों को कि केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ने वाले जो मुस्लिम छात्र हैं उस तक भी ये मॉड्यूल काम कर रहा है। क्योंकि ये जो बेंगलुरु ब्लास्ट की बात आपने की, उसमें एक इंजीनियर पकड़ा गया था जिसका नाम आया था फैजल का, और वो उस समय गायब हो गया, अचानक से गायब हुआ, जिसके बाद पता चला कि वो पाकिस्तान चला गया था, फिर आईएस के साथ जुड़ा और फिर उसके बाद तुर्की गया। तो उन जगहों से वो ऑपरेट कर रहा था, हैंडलर बना हुआ था, विदेशी हैंडल के जानकारी मिली थी। उसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि मीडिया में बैठे हुए लोग, मीडिया पर भी नजर है। और इसीलिए तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा अखबार जो अब ऑनलाइन एडिशन चलाता है, कश्मीर टुडे, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। सारे बौखला गए। अब्दुल्ला कहने लगा कि नहीं नहीं, जब तक पुख्ता सबूत ना हो तब तक मीडिया के ऊपर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर टुडे के दफ्तर में छापेमारी हुई और जब वहां छापे मारे गए तो वहां AK-47 मिल रहा है, रिवॉल्वर मिल रहा है, गोलियां मिल रही है। तो जब इतने सारे ये हथियार जमा करके रखे हो तो कोई बड़े वार की तैयारी कर रहे हो। मीडिया के दफ्तर में बैठे हुए वो लोग जिसका मालिक है जो अमेरिका में बसा हुआ है, और ये घाटी के क्षेत्र के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो कि माइंड वॉश करता है, इनडायरेक्ट सपोर्ट ये टेररिस्टों को करता है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो जो प्रोफेशनल हैं, मुस्लिम प्रोफेशनल, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो दुकानदार हो, बड़े लेवल पर तैयारी करता है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या फिर किसी साइंटिस्ट के स्तर पर वो काम कर रहा हो, हर जगह पर सर्विलांस है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जहां जहां केवल मुसलमान छात्र हैं, उन जगहों पर ज्यादा नजर रखी जा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में ज्यादा कार्रवाई हुई। मदरसों को कहा गया सारे लिस्ट सौंपो और ATS को सौंपो, ये किसी विभाग को, एजुकेशन विभाग को उत्तर प्रदेश का मत सौंपो। तो ये सारी तैयारी 2 लेवल की है। एक, इंटरनल सिक्योरिटी को और मजबूत करें, जैसे नक्सलवादियों को पूरी तरह से साफ करने में लगभग कामयाब हो चुके हैं अमित शाह, वही देख रहे हैं कि जब तक इसका प्रोडक्शन फैक्ट्री चालू रहेगा, ये बाई प्रोडक्ट को खत्म करके कुछ नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पर जो काम करता है उससे ज्यादा खतरनाक ये इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है। यही बात तो SV राजू ने सुप्रीम कोर्ट में कही, और जब उमर खालिद, शर्जील इमाम के बेल पर सुनवाई हो रही थी, उन्होंने यही बात कहा कि ग्राउंड में जितने आप आतंकवादी देखते हैं उससे ज्यादा खतरनाक है इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। ये लोग वो आधार तैयार करता है और वो फैक्ट्री का काम करता है जिससे बाय प्रोडक्ट ये आतंकवादी निकलते हैं। इसलिए अब पूरी तैयारी है कि इंटेलेक्चुअल वर्ग जो सपोर्ट करता है उसके तार जुड़े और उन लोगों का सफाया किया जाए। वाकई में, और जहां जहां रेड हो रही है वहां भारी संख्या में इतने विस्फोटक हथियार बरामद हो रहे हैं। इन सब चीजों की जरूरत क्या है? नो डाउट एक बड़ी साजिश रचने की प्लानिंग थी, लेकिन अब तक तो डॉक्टरों की बात चल रही थी और सर ने जिस तरह से बताया, अब पत्रकार भी इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए, पत्रकार तो शुरू से थे। पत्रकार तो नक्सलियों के समर्थक, आतंकवादियों के समर्थक। ये आप देखिए कि किस तरीके से जब ये JKLF जब वहां आतंक मचा रहा था, हिंदुओं को भगा रहा था, तो JNU में उसके आतंकी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सेमिनार में हिस्सा लेते थे। और लोग, अब देखिए, एक व्यक्ति जिसके ऊपर एयरफोर्स के 4 अधिकारियों को शूट करने का आदेश, जिसने मारा,
वो प्रधानमंत्री के पास एक्सेस था उसका। अभी तो जेल में है ना, उसकी पत्नी जो है पाकिस्तान में बैठी हुई है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इस बात को समझना जरूरी है। और इस तरह के लोगों को भाई आप भूल जाइए ये सारी चीजें। भाई अमेरिका के अंदर वो फाई नेटवर्क जो आईएसआई का एजेंट था, गुलाम मोहम्मद फाई, वो फाई हिंदुस्तान से पत्रकारों को बुला लेता जाता था और बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेशनल डेलीज के वो एडिटर रह चुके, उन लोगों को बुलाते थे। कुछ नेता भी जाते थे, कुछ प्रोफेसर भी जाते थे और वहां सेमिनार होता था। किस चीज के लिए? कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर के, न्यू जर्सी के अंदर, न्यूयॉर्क में, और टिकट वहीं से आना, होटल वहीं से, मार्केटिंग भी ये लोग करते थे। तमाम तरह की अय्याशी करके वो लोग यहाँ पे आते थे और इसलिए वो लोग कलमबाज लोग जो है वो इन लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन देते थे, उनके लिए आर्ग्यू करते थे। हम लोग जैसे जब स्टूडेंट हुआ करते थे तो हम लोगों के दिमाग को पल्यूट किया जाता था कि देखो आर्टिकल 370 इज द ब्रिज, आर्टिकल 370 हट जाएगा तो कश्मीर अलग हो जाएगा। ये मानवाधिकार का नाम पे ये सब तमाशा करने वाले चिंटू पिंटू ये बड़े उसको उस समय की सरकार जो है वो पद्मश्री दिया करती थी। ये फर्क समझिए। और यही गुलाम नबी फाई जो है वो पकड़ा गया और उसे अमेरिका में सजा मिली। किस चीज के लिए? आईएसआई के एजेंट होने की वजह से इलीगल तरीके से पैसे अमेरिका में लेकर के आप, तो ये तो क्लियर कट था। तो ये जो हर साल ये लोग जाते थे, ये सब नक्सलवादियों के साथ मिला हुआ, वो कौन है? वो नौलखा, तो कौन है नौलखा? ये फ्रॉड लोग माथा पे बिठा। और जुडिशरी भी जो है इतना दबाव, इतना प्रेशर इन लोगों का होता था कि जुडिशरी, बड़े बड़े जज भी जो है नौलखा साहब, माने आतंकियों को हिंदुस्तान में ही साहब कहा जा सकता है। गिलानी साहब एक से एक, माने हत्यारों को का महिमा मंडन जो है हिंदुस्तान के पत्रकारों ने किया है। तो इसलिए मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है कि ये सब के पीछे ये हिंदुस्तान का एक इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को पोषने वाला एक जो एकेडमिया है, पत्रकारों का एक जो ये है, ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, ये इनके पीछे खड़े हैं। बिल्कुल, और इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये पाकिस्तान और चीन के बीच में क्या डील चल रही है और पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है वो तैयारी है, मतलब भारत से बचने की तैयारी। और इसमें पाकिस्तान ऐसे फंसता जा रहा है कि चीन की तरफ जाएं तो अमेरिका नाराज हो। 8 सबमरीन की बात चल रही है। ये हिंगोर पनडुब्बी की आपने चर्चा की, ये पाकिस्तान चीन से खरीदेगा। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हुई कि पाकिस्तान तो चीन से पनडुब्बी खरीद रहा है जिसका तोड़ भारत के पास पहले ही है। ये 6 महीना पहले भारत सरकार की तरफ से कहा गया था और उसमें भी वाइस एडमिरल ने कहा था कि हमारे पास ये चीन के नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन है, उसका भी तोड़ है, आईएनएस माए है। ये एंटी सबमरीन शिप भी हमारे पास है जिसमें ऐसे हथियार हैं जो 2 मिनट के अंदर इसको ध्वस्त कर सकता है। इसलिए उस तैयारी के बदले तो हमारे पास पहले से तैयारी थी। और जो जिस तरीके से पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, जब वो नेवी के डे में गए थे तो कहा था कि देखो एयरफोर्स का काम हो गया, उसने दिखा दी अपनी ताकत। दूसरे तरफ हम जो इंडियन आर्मी है उसकी ताकत कई बार दिखा चुके हैं, अब आपकी बारी भी आने वाली है। उनको लग रहा था कि आगे भी पाकिस्तान रुकेगा नहीं और इस बार सबसे बड़ी भूमिका में नेवी रहेगी। इसलिए पाकिस्तान को भी लग रहा होगा कि पिछली बार तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम रुक गई इंडियन नेवी और इनको अपना पोर्ट खाली करना पड़ रहा था। सारे वासिफ इसके जो थे पाकिस्तान के, उसको छुपा लिया गया, कॉमर्शियल पोर्ट पर ले गया था कि कहीं इन जगहों पर अटैक हुआ तो सारा वासिफ खत्म हो जाएगा। इस बार तैयारी इसीलिए कर रहा है कि भारत आगे कोई बड़ी कार्रवाई करने वाली है और अमेरिका इसी कारण से
ये तो डील कर रहा है, भविष्य का डील है। लेकिन अमेरिका से अभी डील हुई और उसने एक्सकैलिबर दिया हमें, और उसके साथ साथ एंटी टैंक मिसाइल भी आ रहा है। मतलब अमेरिका इस बीच में बैठकर खेल रहा है कि लो, तुम अगर चीन के पास जाओगे हथियार खरीदने के लिए तो भारत के साथ तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हम तो कोई भी हथियार भारत को देने के लिए तैयार है, बस भारत की तरफ से इशारा चाहिए कि हमें ये खरीदना है। भारत ने अपना मार्केट थोड़ा चेंज कर दिया, यूरोप की तरफ, रूस की तरफ भी बढ़ गए हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की हालत यही है कि वो इंतजार कर रहा है कि जब तक बच सकते हैं तब तक बच लें, नहीं तो फिर बाद में कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो चीन भले ही पाकिस्तान को चोरी छिपे पनडुब्बियां सप्लाई करने की साजिश रच रहा है, इसके बावजूद भारत अच्छी तरह से जानता है कि इस चुनौती से कैसे निपटना है। इस मामले पर भारतीय नौसेना का कहना है कि भारत ने एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए पूरी कमर कस रखी है। भारत की इस बार की तैयारी जबरदस्त है। भारत तो तैयार बैठा है, बस इंतजार सही वक्त का है, और यही डर पाकिस्तान को सता रहा है कि भारत हमला ना कर दे। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिएगा अपचल टीवी। नमस्कार।